वेलकम टू ए के अकेडमी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 26 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो गाइस, बने रहिए इस क्लास में। और फ्रेंड्स, रेगुलर अपडेट पाने के लिए वीडियो की, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सारे कंडीशन को ज़रूर फुलफिल करें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा पहला जो सवाल है क्लास का, वो पहला सवाल है कि गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। फ्रेंड्स, जो लोग इस क्लास में रेगुलर होंगे उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड है, जल्द से आंसर करेंगे। गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन नंबर डी? जैसे बताएंगे फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग, क्योंकि फ्रेंड्स 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तभी हम लोग लाइव आ सकते हैं। और उसके बाद जो भी ऑफलाइन में प्रॉब्लम आ रही है वो सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। और भी बहुत सारे कंडीशन है जो मैं ऑनलाइन क्लास होने के बाद अप्लाई करूँगा, लागू करूँगा, क्योंकि मुझे समय फिर मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गांधी जी हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग जानते हैं। हमारे बीच में जो है ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में इनकी काफ़ी भूमिका रही है, तो गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनको बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारी उपाधियां भी दी हैं, तो हम इसमें ये उपाधियां नहीं देखेंगे, वो सारा पीछे भी हो चुका है। आपको अगर देखना है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बताया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला और सेकंड क्वेश्चन है कि संपूर्ण डेटा के दस्तावेज को एक बार में चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कौन है? आपको बतलाना है कि कीबोर्ड का ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जो कि पूरे डेटा को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए टैब प्लस डिलीट, या फिर ऑप्शन नंबर बी एस्केप प्लस शिफ्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस जेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस ए। फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिन लोगों ने भी कंप्यूटर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उनको ये मालूम होगा। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में, आर्मी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से एक दो भी सवाल आ गए तो क्या करोगे आप, जिस वजह से आपको कंप्यूटर भी देखना है। तो इसका आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि क्या होगा। केवल 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, और ये आपका टाइम समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस जेड। आपको ध्यान, सॉरी जेड नहीं, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, जैसे कि आप फ़ोन में भी करते होंगे अपना। तो जब आप किसी भी डेटा पे टैप करते हैं, यानी कि आपको किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा देर अपना फिंगर को रखना होता है। जब आप फिंगर रखते हो तो वो डेटा आपको ब्लू कलर का हो जाता है, नीले रंग का। और उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन देता है कि कहाँ से कहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें मोबाइल में तो हम ऑप्शन देते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो मोबाइल में ये कंडीशन है, लेकिन फिंगर से। और फ्रेंड्स, यही आप उसमें, ये कंप्यूटर में इसके द्वारा, माउस के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से। लेकिन अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए अगर आप प्रेस कर देते हैं तो कोई भी डेटा, जैसे कि आपने नोटपैड ओपन किया है और नोटपैड में कोई भी चीज़ आपने लिख रखा है, पूरा एक पेज, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक ही बार में डिलीट हो जाए, धीरे धीरे डिलीट ना हो, तो कि धीरे धीरे ना मिटे, एक ही बार में मिट जाए। तो डिलीट होने का मतलब मिट जाना होता है। एक बात को भी आप, ये एक जनरल नॉलेज की तरफ से आप ध्यान में रख सकते हैं कि डिलीट का मतलब क्या होता है। तो डिलीट का मतलब होता है मिटा देना। ओके, डिलीट का मतलब मिटा देना। तो यहाँ पे कंट्रोल ए का मतलब होता है किसी भी डेटा को एक ही बार में पूरा सेलेक्ट कर लेना। अब उसको चाहे आप पेस्ट कीजिए, ये फिर कट कर दीजिए और फिर कहीं पेस्ट कर दीजिए, ये सारे, या फिर कॉपी कर दीजिए, ये सारे बात यहाँ से कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, यानी कि पूरा डेटा को सेलेक्ट कर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान, सॉरी, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्टोग्राफी, या फिर ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफी, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स सभी लोग ऑनलाइन क्लास की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग जो लाइव ये ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारे प्रॉब्लम ऑफलाइन ऑनलाइन जब क्लास होगा वो सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और सारा डिस्कस हम ऑनलाइन करवा देंगे, लेकिन टेस्ट भी होगा फिर ऑफलाइन। बहुत सारा कंडीशन है मैं लागू करूँगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा है आप उतना कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेमोग्राफी आपको ध्यान में रखना है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगला और बहुत ही इजी सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। आपको बतलाना है जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जीव विज्ञान के जनक के रूप में, जनक का मतलब होता है फ्रेंड्स फादर, यानी कि एक तरह से खोजकर्ता आप कह सकते हैं, हाँ, या जन्मदाता भी कह सकते हैं। तो 10 सेकंड है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पे आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला और बहुत ही इजी सवाल ये भी है, कीट कवक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कीट का, या फिर ऑप्शन बी पादप का, या फिर ऑप्शन सी पौधे का, या फिर ऑप्शन नंबर डी फफूंद का। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। कवक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। केवल 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे आप लोग। और फ्रेंड्स सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, ये सॉरी वीडियो के थ्रू जो क्लास देख रहे हैं घर पे, उनसे जो टेस्ट होने वाला है, जो 8 दिन मैंने दिए थे, उन टेस्ट में ज़रूर एक बार भाग लें। उसको देखें कि आप लोग अभी तक में आप लोगों ने जो पढ़ा है आपको कितना याद है, आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स उस टेस्ट में कुछ मैथ भी होंगे और कुछ रीजनिंग भी होंगे। तो फ्रेंड्स एक तरह से ये एग्ज़ाम ही आप दे रहे होंगे, एक तरह से मान के चलिए। तो आप ज़रूर एक बार आइए, टेस्ट दीजिए इसमें। अब देखिए अपने आप को कि हाँ आपके पास कितना क्वेश्चन आपके माइंड में अभी तक सेट हो गया है, याद हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है आपसे कवक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे फफूंद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स ये जो कवक है, कवक, इस कवक के कारण ही खुजली रोग होता है। आपको ध्यान रखना है, खुजली, खुजली, रिंग वॉर्म इंग्लिश में बोले तो। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब वार्षिक वलय का जो अध्ययन किया जाता है वो किस चीज़ का आयु ज्ञात करने के लिए, वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी, या फिर ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, या फिर ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंड्रोकोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको बतलाना है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। जल्दी से फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है डेंड्रोकोनोलॉजी, यही हमारा राइट आंसर होगा। डेंड्रोकोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, डेंड्रोकोनोलॉजी। फ्रेंड्स ये जो वार्षिक वलय आप सुन रहे हैं, वार्षिक वलय क्या होता है, पेड़ों की, पेड़ पौधे की जो आयु होती है कि ये पेड़ पौधा कितना पुराना है, पौधा या फिर पेड़ कितना पुराना है, पौधे की तो नहीं पेड़ की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात हम कर रहे हैं। तो पेड़ में जब उसको हमको पता करना होता है कि ये पेड़ कितना पुराना है, तो इसके लिए आपको किस चीज़ का अध्ययन, किस चीज़ को ज्ञात करना होगा, तो उसके वार्षिक वलयों को गिना जाता है। पौधे की वार्षिक वलयों को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि वो पौधा कितना पुराना है। तो यही है डेंड्रोकोनोलॉजी, यही इसका वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। और वार्षिक वलय क्या होता है मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए तेरीकल्चर, सॉरी तेरीकल्चर नहीं सेरीकल्चर होता है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, या फिर ऑप्शन सी पीसीकल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे किसका राइट आंसर क्या होगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। और फ्रेंड्स टाइम क्या करें, अब क्लास का टाइम ऑफलाइन है, ये वीडियो तो कोई टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन जब से क्लास ऑनलाइन होगा तब आपका एक शेड्यूल होगा, एक टाइम होगा, और उस टाइम में ही क्लास होगा। इसकी तो ये उसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी, पर अभी थोड़ा आधा एक घंटा इधर उधर हो जाता है, क्या करें।
तो फ्रेंड्स मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, खून में एंटीबॉडीज तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। और फ्रेंड्स ये अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी काफ़ी इजी है। अगर आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आप इसका आंसर कर लेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑप्शन बी गायनिकोलॉजी या फिर ऑप्शन सी सेरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी बायोलॉजी। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि रक्त में एंटीबॉडीज का तथा एंटीजन का अध्ययन जो है ये सीरोलॉजी कहलाता है, सीरोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स ये जो एंटीबॉडीज़ और ये एंटीजन जो है फ्रेंड्स, ये एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है, तो ये हमारे ब्लड का भाग है, यानी रक्त का एक ये भाग है एंटीबॉडी और एंटीजन। फ्रेंड्स इसी के आधार पे आप लोग देखते हो कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है, यानी कि रक्तदान आप करते हैं किसी को, तो आप देखते हो कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसा या फिर ओ पॉजिटिव ये सब होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसी में ये एंटीबॉडी और एंटीजन इसी ब्लड ग्रुप से संबंधित है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से ब्लड का एंटीजन या एंटीबॉडी किससे मैच खाता है उसी को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अन्यथा अगर वो उसको डोनेट करेगा जिससे मैच नहीं खा रहा है तो ये फिर प्रॉब्लम हो सकता है उसको, उसका शरीर में जो रक्त जितना है वो सारा फिर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम है एंटीबॉडी और एंटीजन के, ये काम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजी या फिर ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। केवल 10 सेकेंड है आपके पास। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स ये जो कैंसर है, कैंसर रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। आपको इस बात को भी साथ साथ में ध्यान में रखना है, कैंसर से बचाव के लिए बच्चे में ही बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू या फिर ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशट्टू या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू या फिर रीना कौशल धर्मशट्टू या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट, यहाँ पे आंसर होगा इंदिरा गांधी। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगला और बहुत ही इजी सवाल है, मुंडा तथा संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए निवास करती की जगह यहाँ पे होता प्रमुख निवासी है तो ज़्यादा बेहतर होता। मुंडा तथा संथाल जनजाति किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है, ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड या फिर ऑप्शन बी उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, मुंडा तथा संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। जल्दी से फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट, यहाँ पे झारखंड आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मुंडा तथा संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ की जनजाति है, तो ये झारखंड की है। फ्रेंड्स झारखंड की बात करें तो झारखंड हमारा पहले बिहार का ही अंग हुआ करता था, जबकि झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया हमारे बिहार से और 28वां राज्य बना था। जब झारखंड अलग हुआ तो 28वां राज्य बन करके उदय हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, त्वचा बल या फिर पेशीय बल। फ्रेंड्स केवल 10 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं सब लोग को एक बात और बता दूं कि कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर जिन भी लोगों ने दिए हैं उनके नाम मैं इस वीडियो के लास्ट में बोलने वाला हूँ। तो जिन भी लोगों ने सही आंसर दिए हैं उनके नाम तो
मैं बोलूँगा है, और जिन लोगों ने जो गलत आंसर दिए हैं उनके भी नाम यहाँ पे आएंगे। तो घबराना नहीं है कि आपने गलत आंसर दिए, आप प्रयास करते रहिए, आप सही आंसर भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्लास पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर, बैलगाड़ी को खींचने समय बैलों द्वारा लगाया जाने वाला बल कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पेशीय बल होता है फ्रेंड्स, पेशीय बल। पेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, ये बैल के द्वारा वो पेशीय बल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो घर्षण बल है, घर्षण बल ये किसी भी सतह पे, जैसे बैल चल रहा है तो सड़क और बैल के बीच लगने वाला बल, ये घर्षण बल है। घर्षण बल काम करता है तभी वो बैल गाड़ी को खींच पाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे पेशीय बल आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला और बहुत ही इजी सवाल है, आपको बताना है कि किस विधि के द्वारा, थोड़ा सोच लीजिएगा तो आंसर आपका सही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और इसका आंसर आप सही सही करेंगे, थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अवशोषण विधि, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन विधि, या फिर ऑप्शन नंबर सी वाष्पन विधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन विधि। फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड्स, पहले आपको ये जानना है कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है। तो नमक समुद्र जल से प्राप्त होता है, ये तो आपको ध्यान में ही है। और जो लोग नहीं जानते हैं इस बात को भी ध्यान में रखें कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र के जल से, समुद्र के पानी से। इसी वजह से समुद्र में ज़्यादा मात्रा में जल होता है, इसी वजह से वो समुद्र का पानी आपको खारा लगता है, यानी कि नमकीन लगता है। यानी कि रसायन की भाषा में बोले तो समुद्र का पानी कैसा होता है? क्षारीय होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर करेंगे जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय था और वो समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि वाष्पन विधि, वाष्पन विधि के माध्यम से ही यहाँ पे ये समुद्र का जो जल है वो जल से नमक तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको एक बात और अब ध्यान में आप रख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो ऊर्ध्वपातन विधि है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि ये ऊर्ध्वपातन क्रिया कब होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कपूर जलाते हो, कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वो कैसे, इसको समझिए पहले, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। वैसी क्रिया, यानी कि वैसा, आप चलिए कपूर को मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कपूर, जब आप कपूर को जलाते हो तो आप देखे होंगे कि जलने के बाद वो क्या होता है, सीधे वाष्प में परिणत हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, यानी कि वो हवा में मिल जाता है। अगर आप किसी और चीज़ को जलाइए तो वो उसका कुछ अवशेष भाग नीचे आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप कार्टून का कुछ एक भाग लीजिए, कार्टून जलाइए, देखिए आपको वहाँ पे राख थोड़ा ज़रूर मिलेगा। आप लीजिए थोड़ा सा प्लास्टिक जलाइए, आपको वहाँ पे कुछ अवशेष ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आपने जलाया है। लेकिन कपूर जब आप जलाते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पे आपने रख के जलाया है वहाँ पे कालिख ज़रूर रहेगी, लेकिन कपूर का थोड़ा सा भी भाग, थोड़ा सा भी अंश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया। चलिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, अगला और बहुत ही इजी सवाल, क्योंकि इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया है कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, बीसीजी के टीके का उपयोग किस बीमारी से बचाव के विरुद्ध किया जाता है? तपेदिक, खसरा, मलेरिया या बुखार? फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड का अभी भी समय है, जल्दी से आंसर सोचेंगे। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बतलाया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में मैंने बतलाया था। तो आपका फ्रेंड्स 10 सेकंड समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपका 10 सेकंड समाप्त होता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए तपेदिक। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए दिया जाता है, और ये बीसीजी का टीका आपको बचपन में ही दिया जाता है। बचपन में जब आपका जन्म होता है उसके कुछ समय उपरांत या फिर उसी वक्त जो है ये बीसीजी का टीका दिया जाता है। क्यों? क्षय रोग से बचाव के लिए, या तपेदिक से बचाव के लिए, या फिर टीबी से बचाव के लिए। आपको ध्यान में रखना है ये तीनों एक ही बीमारी है, कोई अलग अलग बीमारी नहीं है। टीबी को हम क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, और यक्ष्मा भी कहते हैं। इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। टीबी का ये 3-4 नाम है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तैराकी, या फिर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाटर पोलो। फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? केवल 10 सेकंड है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे।
टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो ये शब्द है ये तैराकी से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। बटरफ्लाई का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऐसे अगर केवल बटरफ्लाई का मीनिंग जाने तो बटरफ्लाई का मतलब होता है फ्रेंड्स तितली। ओके, तो तितली उड़ती कैसे है? अपनी दोनों बाहें फैला करके। आप जब ये करते हो, तैराकी करते हो, तैराकी जब आप पानी में तैरते हो तो आप अपनी दोनों बाहों के सहारा से तैरते हो। तो आपको इस तरह से आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाइए, डेवलप कीजिए। आपको ध्यान में रखना है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। इस तितली को आप ध्यान में रखेंगे, आपको आंसर याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो क्रिकेट दे रखा है फ्रेंड्स, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों जो गेम है, इन तीनों गेम में प्लेयर की संख्या अगर आपसे पूछे, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछे तो 11 होती है। किसमें? क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और फ्रेंड्स वाटर पोलो, वाटर पोलो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो वाटर पोलो को आपको ध्यान में रखना कि पोलो, पहले आप पोलो ध्यान में रखिए, पोलो में 4 होता है और अगर उसमें वाटर लगा दिया, वाटर, वाटर का मतलब पानी होता है, तो वाटर लगा दिया तो आप 7 याद रखेंगे। पोलो केवल पूछे तो 4 और वाटर पोलो लगा दिया तो 7। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जिसने स्वयं के नागरिकों पर रासायनिक हथियार का प्रयोग किया? अमेरिका, जापान, रूस या सीरिया? फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा ऐसा देश है जिसने रासायनिक हथियारों का उपयोग अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर किया है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकेंड का समय है और वो 10 सेकेंड कब समाप्त हो जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट, फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे सीरिया होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सीरिया ऐसा देश है जिसने स्वयं के देश के नागरिकों के ऊपर ही रासायनिक हथियार का प्रयोग किया। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रदर्शित करता है क्या? केसरिया रंग आपको बताना है, शांति और समृद्धि या फिर ऑप्शन नंबर बी वीरता और बलिदान या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रगति या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि सभी दोस्त, सभी फ्रेंड्स टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आपको पता चले कि आपने अभी तक में जो जीके जीएस का क्लास किया है आपको कितना याद हुआ है अभी तक में, और अगर याद नहीं हुआ है तो क्यों याद नहीं हुआ है। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कीजिए, अपना पढ़ने का तरीका कुछ चेंज कीजिए। आपको उस तरीके से याद नहीं हो रहा है जिस तरीके से आपने पढ़ा है, थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन लाएंगे, आपको ज़रूर याद होगा। तो फ्रेंड्स ये टाइम आपका समाप्त हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग, तो फ्रेंड्स ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और प्रगति की बात करें तो प्रगति किस चीज़ का प्रतीक है आपको कमेंट करके ज़रूर बतलाना है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई आपसे पूछे तो 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई पूछ दे तो 2:3। ओके, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तीलियों की संख्या होती हैं वो 24 तीलियां होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? जड़ का, तना का, पत्ती का या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकेंड का समय है। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? रूपांतरित का मतलब होता है फ्रेंड्स किसका परिवर्तित रूप है। ओके, जल्दी से फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बतला दूँ कि अगर फेमस होना होता तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास फ्री में नहीं देता, मैं उसके कुछ चार्ज करता। तो इस बात को अपने दिमाग से निकालिए और केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज किसका रूपांतरित रूप है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे तना का, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्याज तना का रूपांतरित रूप है। और ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से प्याज तना का रूपांतरित रूप है, आलू भी तना का ही भाग है। आपसे फ्रेंड्स सीधे सीधे पूछ देगा कि आलू जो हम खाते हैं पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम तना भाग खाते हैं, ना कि जड़ खाते हैं। ओके, और यहीं पे प्याज भी इसी कंडीशन से प्याज भी आपको ध्यान में रखना है कि प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो वो भी हम तना भाग खाते हैं, ना कि जड़ भाग खाते हैं। तो आलू और प्याज मेरे ख्याल से ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो जड़ दिया गया है, जड़ का भी एक उदाहरण बतला ही दूँ। फ्रेंड्स आप जो गाजर खाते हो, ओके, या फिर मूली खाते हो,
या चुकंदर खाते हो, तो ये सब क्या है, ये जड़ है। लेकिन फ्रेंड्स जड़ में भी प्रकार होता है, शंकु रूपी जड़, तुर्क रूपी जड़, ये सारे जड़ होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं अच्छी तरह से डिटेल तब आपको बतला पाता, बोर्ड पे बतलाता, मेरे पास बोर्ड है, तो वो तब बतलाता जब यहाँ पे लाइव क्लास होता, तो ज़्यादा बेहतर होता फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जड़ का जो उदाहरण है, आप मूली भी मान सकते हैं, गाजर भी मान सकते हैं, शलजम भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स जड़ के रूप में, कॉमन रूप से जड़ में की बात की जाए तो जड़ में आप मूली, गाजर और शलजम और चुकंदर, ये सारी बातें ध्यान में रख सकते हैं कि ये सारे जड़ का उदाहरण है कि हम ये चुकंदर खाते हैं तो जड़ भाग खाते हैं, मूली खाते हैं तो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़ भाग खाते हैं। ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किस खेल से संबंधित है हेलमेट कप, यानी हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फिर फुटबॉल, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आपको बतलाना है कमेंट करके। आपका ये पहला सवाल है, आपको बताना है कि ये जो हेलमेट है, हेलमेट कप है, ये किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स आज का जो पहला सवाल है आपका ये यही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आप जो पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ये सब जो पढ़ते हैं, ये सब इसी को ये आवर्त सारणी कहा गया है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम यानी कि उसी सारणी के प्रवर्तक या फिर उसके जन्मदाता किसे माना जाता है। एवोगाड्रो, मेंडलीफ या फिर मोसले या फिर डाल्टन। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है मोसले, मोसले यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, तो मोसले एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किया है। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन के तौर पे मैंने रखा है। आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को बताना है जो लोग क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आते हैं। तो मोसले, जॉन डाल्टन या फिर मेंडलीफ या फिर रदरफोर्ड, ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से चूज करके आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, और देखते हैं कि कल का जो मैंने सवाल पूछा था उनके जवाब कितनी लोगों ने भेजा है और उसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या सवाल था। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ कमेंट में, देख रहा हूँ कि कमेंट किन किन लोगों ने क्या किया है। शिवानी कुमारी आपने कहा है जय हिंद, जय हिंद। संतोष यादव आपने कहा है जय हिंद सर, जय हिंद। और रतीश सिंह राजपूत आपने भी कहा है जय हिंद सर, चलिए जय हिंद आपको भी। और नीरज कुमार सिंह आपने भी कहा है जय हिंद, तो जय हिंद दोस्तों। और जय हिंद कहा है शिवम सिंह, आपने भी कहा है जय हिंद सर, चलिए जय हिंद आपको भी। शिवकाश कुमार आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए मेरी तरफ से भी जय हिंद। दीपक महतो आपने भी कहा है जय हिंद, चलिए जय हिंद दोस्तों। धीरू कुमार जय हिंद सर जी, चलिए आपको भी जय हिंद। और चंदन कुमार राय आपने कहा है जय हिंद, चलिए अच्छी बात है, आप लोग क्लास में बने हुए हैं। और क्या है, अभिषेक ZKR कुमार, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सही बात है, आपने जो आंसर दिया है अभिषेक ZR कुमार, आपने सही आंसर दिया है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर होता। फ्रेंड्स पहले हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था, तो एक मिनट रुक जाइए। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो देख रहा हूँ, इसमें मैंने पूछा था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कहा है कि तीसरा सवाल के तौर पे आपको बताना था। तो इसका आंसर जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे आपको होगा राज्यपाल को शपथ उस राज्य के, जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के, यानी कि जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा
राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। फ्रेंड्स मैं जो आपको डिटेल बतलाता हूँ, अगर आप पूरा डिटेल सुनेंगे तो आपका बहुत सारा क्लियर होगा डेली क्वेश्चन। जिस वजह से मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो को भगा कर मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स ये तो आपका तीसरा सवाल के तौर पे था, और पहला और दूसरा सवाल क्या था मैं देख लूँ ज़रा। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा ये वीडियो देखने में कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो मैं कल से ये करूँगा कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में ही, वीडियो के लास्ट में ही होंगे। मैंने पूरे वीडियो में आंसर क्वेश्चन पूछ दिया है, तो जो भी क्वेश्चन होगा आपका कल से जो होगा वो वीडियो के लास्ट में ही होगा, बीच में नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल आपसे और पूछा था, वो शायद सेकंड सवाल था। आपको बतलाना था कि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, यानी मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है 25 वर्ष। और जो कि यहाँ पे अभिषेक ये क्या कहते हैं यहाँ पे आपने अभिषेक कुमार आपने कहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हम देख लेंगे क्या कौन सा सवाल था। और अनंत प्रकाश आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए जय हिंद। और अभिषेक ZKR आपने फिर से कहा है 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स आपने सही जवाब दिया होगा। मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन संख्या लिखना था, वीडियो में मैंने कहा था प्रश्न संख्या ज़रूर लिखना था, तो आपने लिखा नहीं है। लेकिन ये 25 वर्ष जो आपने कमेंट किया है ये CM का यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, आपका सही आंसर है। और अनंत चौहान आपने लिखा है जय हिंद सर जी, चलिए आपको भी जय हिंद। और अभिषेक कुमार आपने कहा है हाई कोर्ट के मेन जज, तो चलिए आपने फिर से सही जवाब दिया है। हाई कोर्ट ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे अभिषेक जी। और यहाँ पे है शिवकाश कुमार आपने कहा है दबाव, तो मैं ये क्वेश्चन ही मिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है क्वेश्चन वीडियो में, थोड़ा सा इधर उधर भगाना पड़ रहा है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो धीरू कुमार फ्रेंड्स कल से जो क्वेश्चन होगा वो वीडियो के लास्ट में ही होगा। धीरू कुमार आपने कहा है 25 वर्ष, तो आपने भी मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए अभिषेक जी आपने लगता है वीडियो बड़ी गहराई से देखा है और पूरा वीडियो देखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अभिषेक कुमार जी। चलिए आपने सही जवाब दिया है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और रंजन कुमार आपने कहा है जय हिंद, चलिए जय हिंद आपको भी। उसके बाद धीरू कुमार आपने कहा है मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश सही है, आपका जवाब सही है, सही जवाब है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। और शिवकाश कुमार आपने कहा है क्या लिखा है भूमंडल दबाव, पता नहीं आपने क्या लिखा, तो शिवकाश कुमार। चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है, आप इसी तरह से सभी लोग कोशिश करेंगे, सभी लोग जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। और मैंने कहा है कि आप जवाब कहीं से भी दे सकते हैं, आप गूगल से सर्च करके दीजिए या फिर किसी बुक से देख के दीजिए, लेकिन जवाब आपको देना है। और फ्रेंड्स क्लास में उपस्थिति सबको दर्शानी है जय हिंद कह के, ये क्लास का कंडीशन है डेली का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है कि कल से जो क्लास हमारा होगा वो दुगछिया जो है, दुगछिया आप लोग जानते होंगे, वहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास नहीं होगा जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे बीम गाड़ा हुआ है वहाँ पे क्लास हमारा नहीं होगा। ये सूचना सभी लोगों को बता दीजिए, जो भी लोग आ रहे हैं या फिर नए आने वाले हैं, हमारा क्लास वहीं पे होगा जहाँ मैंने बताया। और टेस्ट जो हमारा होगा वो भी वहीं पे होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK क्वेश्चन के साथ।